हेलो स्टूडेंट्स, फार्मेसी एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो हमने क्वालिटी कंट्रोल और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर लिया था। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथड यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम कौन से मैथड यूज करेंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है ये। ठीक, तो मेथड को कंट्रोल करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या वजह है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें मेथड अप्लाई करना पड़ेगा क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। कोई रीजन होगा जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही होगी। अगर उसी रीजन को हम हटा दें तो जाहिर सी बात है हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का है वो हमारा मेथड जो है कंट्रोल्ड वे में आ जाएगा, तब कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमें। ठीक है, तो हम उन्हीं चीजों के बारे में आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में जान लेते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। अगर आप इसको अपनी कॉमन लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से ये सारी चीजों को समझ जाओगे आप। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि रीजन क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत है, इंग्रेडिएंट की प्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई मिलावट हो गई है या फिर वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, या फिर आपने उसको सही तरीके से उसका रख रखाव यानी स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया है, तो आपके प्रोडक्ट में दिक्कत आ जाएगी। तो पहला तो ये दिक्कत है होने का कारण है आपका। तो अगर इसको आप सही कर लोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसे अच्छी हो जाएगी। दूसरा रीजन हो सकता है कि आप कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज करते हो। मशीनरी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है आपको, टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप्स, लोशन, क्रीम, सब कुछ बनाने के लिए आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इक्विपमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यानी आपके फॉर्मुलेशन में आएगी। तो इसका मतलब है कि हमें इक्विपमेंट को भी सही करके रख लेना है। तो अगर उसको आप सही कर लोगे तो भी आपकी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। तीसरी बात आ सकती है कि मान लीजिए कि जहां फॉर्मुलेशन बन रहा है वहां पे जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है वो वेल एजुकेटेड ना हो, तो उसकी पर्सनल कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब हो। तो इसको भी हम अगर सही कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट वो अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि आप जो है लेबलिंग जो यूज कर रहे हो, जो पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, या फिर आपके गलती की वजह से आपने गलत लेबल उस पर चढ़ा दिया है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब सारी चीजों को अगर आप करेक्ट कर लोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अपने आप अच्छी हो जाएगी। और इन्हीं सारी चीजों को आपको मैथड्स में पढ़ना है, यानी यही चीजें हैं आपके मैथड यूज्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। तो आइए इन्हीं चीजों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेथड यूज्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें ये सब मेथड यूज करने होते हैं। तो हम इन मेथड्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है मेथड और इसमें हम क्या करना होता है। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा मटेरियल कंट्रोल, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो उसमें जो इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हो, इंग्रेडिएंट को अगर अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करोगे, सही प्योरिटी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। तो पहला ही पॉइंट है आपका मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का मतलब हो गया कि मान लीजिए आप कोई भी मटेरियल कहीं से खरीद रहे हो, कोई आपको टैबलेट ही बनाना है तो आप कहीं से खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, कोई आपका सप्लायर होगा तो आपके इंग्रेडिएंट को आप तक सप्लाई कर रहा होगा। तो जो भी इंग्रेडिएंट आप मंगा रहे हो, जो सप्लायर आपको भेज रहा है, उस इंग्रेडिएंट में प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट की, टेस्टिंग प्रोसीजर की, एडल्टरेशन की, बैच नंबर की, हर एक चीज की प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। स्टोरेज कंडीशन आपको क्या प्रोवाइड करना है ये भी लेबलिंग उस पर मेंशन होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको उसका स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करके रखना होता है। अगर वो कंडीशन आप मेंटेन करके नहीं रखोगे तो आपके प्रोडक्ट के मटेरियल जो होते हैं उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, उनकी पोटेंसी डिस्टर्ब होगी, रिएक्टिविटी उनकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी मटेरियल को आप प्रॉपर तरीके से हैंडल करके रखोगे, सही जगह पे उनको स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करोगे, और लैब के लिए जब टेस्टिंग के लिए आप सैंपल को भेजोगे तो वहां पे आप अच्छे से लेबल कर दोगे सैंपल्ड, यानी अब ये सैंपल के लिए जा चुका है, हो चुका है इसका सैंपल। तो सारी चीजों को अगर आप अच्छे से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, लेबलिंग करते हुए चलोगे तो आपके मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल रहेगी, और अगर मटेरियल कंट्रोल रहा तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सही रहेगी। तो पहला मेथड हो गया आपका मटेरियल कंट्रोल।
दूसरा आपका जो मेथड है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंट्रोल। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंट्रोल, यानी हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी प्रैक्टिसेस आती है अगर उन पे हम नियंत्रण कर लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका पर्सनल। पर्सनल का मतलब है कि वहां पे काम करने वाले लोग, और काम करने वाले लोग में सिर्फ स्टाफ ही नहीं होता है, वहां पे सुपरवाइजर भी हो सकता है, वहां पे मालिक का भी यहाँ पे रोल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टाफ की बात करते हैं। तो जो वर्कर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनको वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। जो भी वो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्ट संभाल रहे हैं, चाहे वो आपका लेबलिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट उनको दिया गया है उस डिपार्टमेंट के बारे में उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। उसके अलावा जो सुपरवाइजर होता है उसको टाइम टाइम पे आकर के अपने एम्प्लॉयज का सुपरविजन करना चाहिए। इससे आपके वर्कर्स में थोड़ा सा मोटिवेशनल पावर डेवलप होता है, और साथ में उन्हें अपनी गलतियों के लिए अवेयर रहना पड़ता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं, गलती से भी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जो आपके स्टाफ काम कर रहे हैं उनको वहां पे होने वाले, मान लीजिए कोई स्टाफ किसी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है तो वहां पे होने वाले एरर्स तो उनको अच्छे से बताना, एरर्स जो भी वहां हो सकते हैं उसके बारे में उनको वेल ट्रेन कर देना चाहिए कि मान लीजिए अगर गलती से कोई वहां पे एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हाइपर ना हो जाए, उस सिचुएशन को कैसे डील करना है उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग प्रॉपर देंगे, सुपरविजन आप प्रॉपर देंगे, वहां पे लाइफ थ्रेटनिंग चीजों के बारे में बताएंगे उन्हें, तो आपके जो पर्सनल एरर्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो किसी न किसी की लाइफ से रिलेटेड है, तो अपने स्टाफ को किसी के लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी वैल्यूज को आपको अच्छे से उन्हें बताना होगा, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर देनी होगी उन्हें। ठीक है, और इन चीजों को आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका पर्सनल जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग जो होने चाहिए आपका, एक तो एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, शेप का होना चाहिए, और साथ ही साथ में वो किस जगह पे आप सेटअप लगा रहे हो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग्स की बात करें तो आप बिल्डिंग कैसे, किसी भी आप किसी जाकर के आप टेरेस जहां पे लोग रह रहे हैं उनके बीच में जाके आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, वहां कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। या फिर कहीं आप बाहर जाके किसी कंटामिनेटेड प्लेस पे भी नहीं लगा सकते हो, यानी आपको लोकेशन डिसाइड करना बहुत जरूरी है। लोकेशन आपका मतलब थोड़ा सा एक जो लोकल रहने वाले लोग हो उनसे भी दूर रहे आपका इंडस्ट्री, और साथ में वो कंटामिनेटेड भी ना रहे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर कंटामिनेटेड प्लेस होगा तो आपके फॉर्मुलेशन के साथ कंटामिनेशन आके इनकॉर्पोरेट होगा और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, और आपके इक्विपमेंट्स आपके सिंपल्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं होने चाहिए। जितना सरल तरीके का आप इक्विपमेंट मशीन यूज करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। और इक्विपमेंट की सेटिंग भी आपको ऐसी करनी चाहिए ताकि जब कभी जरूरत पड़े, चाहे क्लीनिंग पर्पस के लिए चाहे रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए, तो आप मशीन को इजिली खोल के क्लीन कर सको और रिप्लेस कर सको। ठीक है, तो अगर ये आप इसको एरर को संभाल लेंगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप सही हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल रिकॉर्ड। कंट्रोल रिकॉर्ड का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फॉर्मुलेशन बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। ठीक है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड मेंटेन रहेंगे तो फ्यूचर में कभी कोई गलती होगी तो अगर वो, मान लीजिए आपने आज कोई फॉर्मुलेशन बनाया, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आप उस प्रॉब्लम को आप अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखोगे, और सेम प्रॉब्लम अगर कभी फ्यूचर में आपको फेस करने को मिला तो आप क्या करोगे, जो पिछला रिकॉर्ड है आप उसको ओपन करोगे और प्रॉब्लम कैसे राइज हुआ था और आपने कैसे उससे उसको खत्म किया था, ये सारी चीज आपके रिकॉर्ड में मिल जाएंगी। तो आपको रिकॉर्ड को भी मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। रिकॉर्ड आपके यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है आपका MFR। MFR का मतलब होता है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है आपका, वो हर एक प्रोडक्ट का होता है। ठीक है,
जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सैंपल बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो मास्टर फॉर्मूला आपके हर एक प्रोडक्ट का होता है और ये मास्टर फॉर्मूला वहां के सुपरवाइजर के देख रेख में ही बनता है, जिसको वहां के बारे में अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन हो और 2-4 लोगों की कमिटी बिठा करके इसकी पूरी स्टडी भी की जाती है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है इस मास्टर फॉर्मूले रिकॉर्ड में। और ये मास्टर फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है, इजी लैंग्वेज में और क्लियरली मेंशन है, यानी ये रीडेबल भी होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड हो गया और इसमें अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें मेंशन रहती हैं। हमने अभी कहा कि हर एक प्रोडक्ट के लिए होता है, हर एक डोजेस फॉर्म के लिए होता है। तो मास्टर फॉर्मूला में आपका जो जो मेंशन होता है वो होता है कि नेम ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, डोजेस फॉर्म का नाम क्या है, टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, किस टाइप का डोजेस फॉर्म है आपका, टैबलेट है या कैप्सूल है या लोशन है या क्रीम है, ऑइंटमेंट है, क्या है, साथ में इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, नेम, टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, स्ट्रेंथ, इसके अलावा टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट यूज्ड, कितने टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज में हुए हैं आपके फॉर्मुलेशन में। आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके यूज हुए हैं उनका क्या नाम है ये भी क्लियरली आपके मास्टर फॉर्मूला में रिकॉर्ड होता है और कितनी क्वांटिटी में, टाइप और क्वांटिटी दोनों मेंशन होती है, कितनी क्वांटिटी में मेंशन है, वेट में है, वॉल्यूम में है, कितनी क्वांटिटी में ऐड हुए हैं वो भी मेंशन होता है। इसके साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्टैंडर्ड और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके स्टैंडर्ड और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन होते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड में मेंशन होती हैं। अगर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं तो कभी आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है तो आप रिकॉर्ड खोल करके तुरंत चेक कर सकते हो कि यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसका आसानी से आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है हमारा बीपीआर, कंट्रोल रिकॉर्ड में। एक तो एमएफआर हो गया मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, दूसरा हो गया हमारा बीपीआर। बीपीआर का मतलब होता है स्टूडेंट्स बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड। ठीक है, आपका जो बीपीआर होता है इसका मतलब होता है बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड। ठीक है, ये बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड क्या करता है, यानी आपके यहाँ क्या होता है ना कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉर्मुलेशन बनती है तो एक बार में एक टैबलेट नहीं बनती है, पूरी बैच बनती है टैबलेट्स की। तो हर एक बैच की इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। जो बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड होता है आपका हर एक बैच की, यानी कोई भी फॉर्मुलेशन आपकी बैच में बन रही है तो उस पूरे बैच की इंफॉर्मेशन इसमें मेंटेन होती है। और ये आपके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के या बनने की तारीख से लेकर के अगले 5 साल तक ये आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना ही रखना होता है। ठीक है, तो बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड में इसके अलावा और क्या चीजें मेंशन होती हैं, बैच नंबर। ठीक है, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड है तो बैच नंबर इसमें मेंशन होगा। इसके अलावा इसमें कोड नंबर। ठीक है, और इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमएफजी का मतलब है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग और डेट। ठीक है, और इसके अलावा एक्सपायरी डेट। ठीक है, यानी बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या चीजें आपकी मेंटेन होंगी, बैच नंबर, कोड नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। ठीक है, आप वो घर में कोई भी सामान खरीद के लाते हो उस पैकेट को जरा आप लोग खोल के देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको जरूर उस पर दिखाई देंगी। और ये चीजें हर एक प्रोडक्ट पे, चाहे वो आपका कोई बिस्किट हो, नमकीन हो, दवा हो, कुछ भी हो, सारी चीजें मेंशन रहती हैं। और साथ साथ में कोई कॉशन होता है, यानी प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट या स्टोर इन अ कोल्ड एंड ये जो भी स्टोरेज कंडीशन होती है प्रिकॉशन में, वो भी उस पर मेंशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, वो है प्रोडक्शन प्रोसीजर कंट्रोल। प्रोडक्शन प्रोसीजर कंट्रोल क्या है,
ये होता क्या है कि जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता रहता है, जहां पे आपके प्रोडक्शन का काम चलता रहता है, वहां पे आपके मशीन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके इंग्रेडिएंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट रिटेन फॉर्म में रखे जाते हैं। यानी अगर कभी आपको कोई दिक्कत हो, जैसे हम प्रोसीजर की बात करें, तो प्रोसीजर आप किस टाइप का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, कब आपको कौन से इंग्रेडिएंट को लेकर के मिक्स करना है, ये सारी चीजें एक रिटेन फॉर्म में आपकी प्रेजेंट होती है। ऐसे नहीं कि सबको लिया एक साथ मिला दिया टैबलेट बना दिया, नहीं, सबका एक अपना प्रोसीजर होता है मेंटेन करके चलने का। तो प्रोसीजर आपके पास क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। साथ में आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो बनाने के लिए, उस इक्विपमेंट को वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं, यानी उसके, जाहिर सी बात है मशीन है तो उसमें नट होंगे, बोल्ट होंगे, स्क्रू होंगे, और वो बार बार काम करेंगे तो टाइट और लूज तो हो ही जाएंगे। तो वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं, वो एक सही तरीके से फिट है कि नहीं, उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये कैलिब्रेशन का काम डेली चलता है, हर एक बैच के फॉर्मुलेशन में आपका डेली चलता है। मशीन है, उसमें ग्रीसिंग का भी काम चाहिए, ग्रीसिंग नहीं रहेगी तो मशीन अच्छे से चलेगी नहीं। तो ग्रीसिंग तो ऐसी नहीं आपने कर दी है कि वो आपके प्रोडक्ट के साथ जाकर के मिक्स हो गया है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्शन प्रोसीजर कंट्रोल में होता है, जिसमें आपको अपने इंग्रेडिएंट से रिलेटेड चीजों को ले लीजिए, चाहे अपने इक्विपमेंट से रिलेटेड चीजों को ले लीजिए, चाहे जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं उनको ले लीजिए। सारी नॉलेज आपको यहाँ मिलती है और उसको आप बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग कंट्रोल की। पैकेजिंग कंट्रोल सब जान रहे होंगे, पैकेजिंग का मतलब है पैक करना कोई भी चीज, ठीक है। तो पैकेजिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है, अगर इसको हम अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो भी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल सही रहेगी, परफेक्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पैकेजिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, उसमें कंट्रोल क्या करना रहता है आपको, कि आपका मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग काम खत्म होने से पहले आपके पैकेजिंग डिपार्टमेंट का पैकेजिंग मटेरियल तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग काम खत्म हो गया, प्रोडक्ट हमारा ऐसे खुले में पड़ा हुआ है क्योंकि हमारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट अपना पैकेजिंग मटेरियल तैयार करके नहीं बैठा है, ठीक है। तो पैकेजिंग कंट्रोल में होता क्या है कि आपको बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग खत्म होने से पहले ही आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि हमारे पास मटेरियल आएगा तो हमें फटाफट उसे पैक करना है, और पैक करने के साथ साथ आपको सही तरीके से उसकी लेबलिंग करनी है, और जिस टाइप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो उस हिसाब से आपको लेबलिंग मटेरियल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पैकेजिंग और लेबलिंग डिपार्टमेंट का काम है। अगर इसको आप कंट्रोल करके चलेंगे तो भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल की। सारे काम करने के बाद अभी भी आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप आ गए हो डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारे प्रोडक्ट के फॉर्म को अपने भेज दिया, आपके पास कोई सैंपल बचा ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने का मतलब है आपके पास भी बैच जो आप बाहर भेज रहे हो उसके सैंपल्स होने चाहिए, ताकि कभी आपको कोई टेस्टिंग करनी हो या कभी कोई आपको स्टडी करनी हो उससे रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट में कोई क्लेम करे, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा से स्टडी करके उसकी टेस्टिंग करके आप उसको चेक कर सको। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल में क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट के बैच को सुरक्षित रखना होता है, और फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत होती है तो आप उसको फिर इसको टेस्ट करके स्टडी परफॉर्म करते हो। तो स्टूडेंट ये रहा आपका टोटल जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो है मेथड यूज फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। यानी इन सारी चीजों को अगर आप कंट्रोल करके चलोगे, जैसा इसमें कहा जाता है आप बिल्कुल वैसा फॉलो करके चलोगे, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। और इन्हीं को अगर आप सही तरीके से नहीं फॉलो करोगे तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। यानी डिस्टर्ब होने के लिए भी यही जिम्मेदार है और अच्छा होने के लिए भी यही जिम्मेदार है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक टॉपिक और हो गया है जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में शेयर करेंगे। थैंक यू।